मेरा नमस्कार, आपका स्वागत अभिनंदन परिषद में। आज हमें आपसे रूबरू होने का मौका मिला। मेरे साथ हमारे मार्गदर्शक विधानसभा के मुख्य सचेतक हमारे योगेश भाई साहब, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, मेरे प्रदेश के साथी सावन राम जी, हमारा जो इस यात्रा में मीडिया का पूरा मार्गदर्शन मिल रहा है, हमारे शेखर साहब जी, मेरे यात्रा के अभिनंदन नवनीत जी, राजपुरोहित। आज इस यात्रा को 16 दिन पूर्ण हो गए। आज हमारी यात्रा यहाँ से लूणी होते हुए बिलाड़ा की ओर प्रस्थान करेगी। इस यात्रा में हमारे को हर समाज द्वारा, छत्तीस कौम द्वारा बहुत ही अभूतपूर्व समर्थन मिला। इसमें करीब 350 के करीब हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत ही अच्छी शानदार आयोजन किए गए, जिसमें करीब 50 के लगभग हमारी शानदार आम सभा हुई, जिसमें जो समर्थन की हम उम्मीद कर रहे थे उससे बहुत सारा अधिक, कई गुना हमें समर्थन हासिल हुआ। और स्वागत सभा के नाम से हमें जो श्रेणी तय करी थी उसमें करीब 100 के करीब हमारी स्वागत सभा हुई, और जो स्वागत पॉइंट थे वो हमारे करीब 160 के करीब स्वागत पॉइंट हुए हैं। और इस यात्रा के निमित्त जब से 4 तारीख को रामनगर से शुरू हुई, तब से लेकर आज तक कार्यकर्ताओं द्वारा अनेकों अनेक नवाचार करके इस यात्रा का बहुत ही भव्य स्वागत किया गया, जिसमें किसान वर्ग द्वारा हमारी अपेक्षा के बहुत ही ज़्यादा किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली, मातृशक्ति द्वारा कलश यात्रा करके यात्रा का स्वागत करना, युवा मोर्चा द्वारा हर लगभग विधानसभा में शानदार बाइक रैली, कहीं ऊँटों द्वारा स्वागत, कहीं हाथियों द्वारा स्वागत, कहीं घोड़े द्वारा स्वागत। मेरा कहना भाव ये है कि हमारी जो यात्रा 16 दिन से चल रही है बहुत ही शानदार और सफल रही। जेसीबी का स्वागत, क्रेन द्वारा स्वागत। अभी मेरे ख्याल से लूणी में प्रवेश करेंगे तो उम्मीद करता हूँ करीब 70-80 क्रेन एक साथ आपको स्वागत करते हुए मिलेगी, और मेरा आग्रह है कि आप भी हमारे साथ वहाँ चलें, ताकि आप अपनी आंखों से उस दृश्य को देखें। और माननीय गहलोत साहब को लगे भी मेरा जो क्षेत्र है उसमें भी इतना भव्य स्वागत हो सकता है क्या। और पहले तो मैं लगा था अभी कहीं कोई किंतु परंतु नहीं रहे, लेकिन अब कांग्रेस मित्रों के भी फोन आ रहे हैं कि आपकी जो यात्रा है बहुत ही शानदार और सफल रही, आपकी सभी टीम की बहुत अच्छी मेहनत और योजनापूर्ण रही। मैं इसी यात्रा निमित्त आगे का प्रेस के लिए हमारे यात्रा के सह संयोजक योगेश भाई साहब निवेदन करता हूँ कि आप प्रेस को जारी रखें। नमस्कार सारे पत्रकार मित्रों को। हमारे महामंत्री जी ने यात्रा का विवरण आपको दिया है, और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 2 सरकारें हमारे सामने हैं, केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य सरकार अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में। दोनों की तुलना लगातार हो रही है, जनता भी कर रही है, आप लोग भी कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। जितना पॉजिटिव काम भारत सरकार से हो रहा है, वास्तविक काम हो रहा है, पैसा भी आ रहा है, योजनाएं भी धरातल पे पहुंच रही है। और जैसा कि मोदी जी का स्वभाव है, वो जब किसी योजना की घोषणा करते हैं उससे पहले वो उस योजना को लागू करने की पूरी व्यवस्था कर चुके होते हैं। जैसे किसान सम्मान निधि या डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट डीबीटी वाला जो किया, उससे पहले उन्होंने जनधन खाते खुलवाए थे करोड़ों की संख्या में। यह उनका स्टाइल है। दूसरी तरफ गहलोत साहब का स्टाइल क्या है, घोषणा पहले करते हैं और उसका कैसे लागू किया जाए उसके बारे में सोचना बाद में शुरू करते हैं, और महीनों बाद, कई बार तो सालों बाद वो घोषणा लागू होती है। मैं भी 4थी बार विधायक हूँ। पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि बजट घोषणा 2 साल बाद धरती पे पहुंच रही है। बजट में जिस सड़क की घोषणा हुई, सामान्यतः ये होता था कि दिसंबर जनवरी तक काम शुरू हो जाता था और मार्च के आसपास तक काम काफ़ी आगे बढ़ जाता था। पहली बार ऐसा देखा है कि अगले दिसंबर पे जाके मुश्किल से उसके टेंडर प्रक्रिया सारी होती है, वर्क ऑर्डर निकलता है,
और अगले मार्च में 1.5 साल 2 साल बाद वो काम शुरू होता है। ये डिले जो है फंड्स का मैनेजमेंट भी उनके पास रहता है, खजाना खाली वाली उनकी इमेज जो है वो रहती है। विधानसभा में हर प्रश्न में हमको ये जवाब मिलता है, कुछ भी हम डिमांड किया हमने, कुछ भी, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक ने भी किया, उसमें अंत में एक लाइन जरूर लिखी होती है, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के आधार पर स्वीकृति जारी की जाएगी, चाहे कॉलेज है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे और कुछ है। ये इनका एक तीनों कार्यकाल का एक मूल वो दृश्य रहा है अशोक गहलोत साहब का। इसी प्रकार से इनके तीनों कार्यकाल में एक समानता मैं और बताता हूँ, 3, 13 और 23। 4 साल कुछ नहीं करना, 5वें साल घोषणाओं का अंबार लगाना और लॉलीपॉप देना, ये फ्री वो फ्री, ये सारा करना और लोक लुभावन बातें करना, और फिर उसके परिणाम स्वरूप जो परिणाम आता है, 3 में वो 156 से 56 पर आ गए, 13 में वो 100+ थे जिसकी जगह 21 पर आ गए। अब तक का लोएस्ट स्कोर कांग्रेस का वो रहा है और वही रिपीट होने जा रहा है 23 में भी। ठीक वैसे उन्होंने इस बार भी किया है, 4 साल तक कुछ नहीं, 5वें साल में अंधाधुंध घोषणाएं, अंधाधुंध योजनाएं और ऐसी योजनाएं जो इस कार्यकाल में इनके रहते हुए लागू होनी ही नहीं है, वो लॉलीपॉप, वो सपने भी जनता को उन्होंने दिखा दिए हैं। और इसलिए मैं दावे से कहता हूं कि परिणाम भी उसी क्रम में आएगा। 56, 21 लगातार घटते रहे हैं, इस बार और घटने वाले हैं, और उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि हम एक फॉर्चूनर में बैठ के कितने लोग जा सकते हैं, उससे ज़्यादा विधायक नहीं आने वाले, ये उनके अपने लोग बोल रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3, 13 और 23 तीनों में समानता रहने वाली है और परिणाम भी वैसे ही आने वाले हैं। दूसरा मेरा आरोप है सीधा गहलोत सरकार पे कि भारत सरकार से जो पैसा आ रहा है, जिस भी योजना में आ रहा है, उसमें प्रचार में वो एक तरफा काम करता है। जैसे आपका ये स्वास्थ्य, इसका फसल बीमा योजना है, सारा का सारा पैसा, सारी की सारी योजना भारत सरकार की, राजस्थान सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं है, केवल इम्प्लीमेंट करने के लेवल को छोड़कर। उसमें भी ये होता है कि जो इसके काम के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए जो गाड़ियाँ घूमती है, भारत सरकार की दी हुई गाड़ियाँ भारत सरकार की योजना के प्रचार के लिए घूमती है, उस पर नरेंद्र मोदी का फ़ोटो नहीं, नाम नहीं, सिर्फ अशोक गहलोत का फ़ोटो और नाम होता है। इससे ज़्यादा राजनीतिक बेईमानी और कुछ हो नहीं सकती। ऐसे ही सड़क योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, ग्राम सड़क योजना है, शहरी सड़क योजना है, अधिकांश पैसा भारत सरकार का आता है। स्वच्छ भारत योजना में नगर पालिकाओं को जो मिल रहे हैं, आपके उपकरण मिल रहे हैं, गाड़ियाँ मिल रही है, बजट मिल रहा है, शौचालय बनाने के लिए मिल रहा है, नालियाँ बनाने के लिए मिल रहा है, गाँवों में जो नालियाँ बनाने के लिए, गाँव में सीवरेज लग रही है, गाँव में सीवरेज के काम चल रहे हैं, सारा का सारा पैसा स्वच्छ भारत मिशन में भारत सरकार दे रही है। शाबाशी लेने की उसकी कोशिश राजस्थान सरकार कर रही है। ऐसे ही नरेगा में जितने काम हो रहे हैं 100% पैसा भारत सरकार का है और उसको भी वो पूरा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा आरोप हमारा ये है, जो विशेषकर हमारे पश्चिमी राजस्थान के लिए, रेगिस्तान के लोगों के लिए जो समस्या बन रही है, मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई, हर घर तक नल से जल, शुद्ध जल, पवित्र जल नल से घर तक पहुंचाना। इस विरोधाभासी देश के लिए, कहीं पहाड़ है तो कहीं रेगिस्तान है, दोहरे हैं, ऐसी सारी स्थितियों में ये निर्णय लेना, ये संकल्प लेना बहुत बड़ी बात थी और इसके लिए बहुत बड़ा पैसा भी लगने वाला था। भारत सरकार ने पैसा दिया है। अब तक के जो जानकारी है मेरे पास, लगभग 30,000 करोड़ रुपया इन राजस्थान सरकार को इन 4-4.5 साल में मिल चुका जल जीवन मिशन के तहत। उतना ही पैसा राजस्थान सरकार को लगाना था, वो नहीं लगा रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, और है तो नियत नहीं। क्यों? जल जीवन मिशन का इतना प्रचार हो गया कि ये लागू होता है तो जनता यही कहेगी ये तो मोदी जी की योजना है, और इसलिए राजनीतिक माइलेज, क्रेडिट जो मिलनी है वो मोदी जी को मिल जाएगी, बीजेपी को मिल जाएगी। इसलिए सिर्फ इस दुर्भावना से जल जीवन मिशन को लेट किया जा रहा है। आपके यहाँ भी यही हो रहा है। मैं मेरे जालौर का भी उदाहरण दूँ तो 2021 के बजट में उन्होंने घोषणा की थी जल जीवन मिशन के तहत नर्मदा से जो ER प्रोजेक्ट है, जिसमें मेरा भी कुछ एरिया आ रहा है, 2021 में
1100 करोड़ के लगभग पैसे की योजना स्वीकृत हुई थी। 21 की भी बजट घोषणा है। अब तक उसमें 10% भी काम नहीं हुआ। 2 साल बाद, 2.5 साल बाद 10% भी काम नहीं हुआ है। सिर्फ कहाँ वो बनेगी, वो एसआर कहाँ बनेंगे, वो लोकेशन तक हुई है। एसआर बनने के टेंडर नहीं हुए, वर्क ऑर्डर तो बात की बात है। तो ये सब जो हो रहा है, ये जानबूझ के मैं समझता हूँ किया जा रहा है, सिर्फ इस राजनीतिक लाभ को रोकने के लिए। तो उसके कारण हमारे ये रेगिस्तान की जनता विशेषकर प्यासी बैठी है, परेशान हो रही है। पानी है, पैसा है, योजना है, लेकिन काम में इतनी देरी की जा रही है और देरी के साथ साथ घोटाले और किए जा रहे हैं। जो पहले से पाइप लगे हुए हैं उनको जल जीवन में दिखाकर, नए पाइप डाल दिए दिखाकर पैसा उठाया जा रहा है। ऐसे उदाहरण भी हमारे पास है, सबूत भी है। जहाँ लाइन डालनी है वो लाइन खरीदी जा रही है, वो हल्की क्वालिटी खरीदी जा रही है, जगह जगह से शिकायतें आ रही है और उसकी जांच में वो फेल हो रहे हैं। जहाँ लाइन डाली जानी है, डाली जा रही है, 3 फीट कम से कम 1 मीटर नीचे होनी चाहिए धरातल से, वो 6 इंच और 8 इंच पे डाल रहे हैं। जरा सा भी ऊपर से कोई बड़ा ट्रक निकलेगा वजनदार, वो फूटेगी, फटेगी और पब्लिक परेशान होगी। तो क्वालिटी के कारण वो फटेगी, प्रेशर के कारण फटेगी, गहराई में नहीं डालने के कारण फटेगी। ये सब घोटाले भी उसमें हो रहे हैं। सिर्फ पैसा बचाने के लिए 1 मीटर खोदने के बजाय ठेकेदार 6 इंच को 8 इंच खोद के, 9 इंच खोद के काम चला रहा है। जो पैसा बच रहा है वो ठेकेदारों में और अधिकारियों में और मंत्रियों में बट रहा है। मुख्यमंत्री तो जाता ही होगा, इतना बड़ा पैसा है तो वो सारा जो हो रहा है उसके कारण भी इस योजना को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इस सारे विषय को मैं चाहता हूं कि पत्रकार मित्रों के माध्यम से हाईलाइट किया जाए, जनता तक पहुंचाया जाए और जनता तक वास्तविकता पहुंचे कि केंद्र सरकार क्या कर रही है और राजस्थान सरकार क्या कर रही है। इस प्रकार के और भी कई मुद्दे हैं जो भारत सरकार के अपने विभाग हैं, रेलवे और दूसरे, उनमें जो उन्होंने काम किया है वो सब आपको पता है, ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं। पर जो दोनों को मिलके जो काम करने हैं, उस काम में जो कमी आ रही है उसके लिए एकमात्र जिम्मेदार राजस्थान सरकार है और उसकी बदनीयती, उसकी नीयत में खोट, वो जिम्मेदार है। ये मेरा स्पष्ट आरोप है। और अब जो विरोधाभास इनमें चल रहे हैं, पूरे 5 साल तक ये लोग लड़ते रहे कुर्सी के लिए। सचिन बनेंगे कि गहलोत बनेंगे, वहाँ से लड़ाई शुरू हुई, फिर गहलोत किसी तरह से बन गए जादूगरी करके। तो लगातार ये द्वंद्व चलता रहा, अब तक चल रहा है और बार बार समझौते की नौटंकी हो रही है। बार बार सचिन पायलट साहब से घोषणा करवाई जाती है कि हमारे समझौता हो गया है और बार बार वो समझौते टूटते जा रहे हैं। उसके कारण से जो प्रशासनिक कंट्रोल खत्म हुआ है इनका और जो एक परिदृश्य राजस्थान में खड़ा हुआ, उसके कारण भी राजस्थान की जनता को बहुत नुकसान हुआ है। देश के इतिहास में पहली बार ये हुआ होगा कि 56 दिन तक कोई सरकार, पूरा मंत्रिमंडल और पूरा विधायक दल होटलों में कैद रहे लगातार 56 दिन तक। सरकार पूरी नदारद, कैसे सरकार चली होगी। और उससे भी बड़ा एक उदाहरण यह हो गया, शायद देश के इतिहास में यह भी पहली बार होगा कि सत्ता पक्ष के 90 से ज़्यादा विधायकों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष को अपने हाथ में जाकर दिया, अपने हाथ से दिया उनके हाथ में, विधानसभा के सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। और वो नियम अनुसार, विधानसभा के नियम अनुसार वो तुरंत स्वीकार होने चाहिए थे। विधानसभा अध्यक्ष ने कैसे टालम टोल की उनकी वो जाने, लेकिन उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। और उसके बाद नैतिकता के आधार पर जिन विधायकों ने इस्तीफा दे दिया अपने हाथ से, उनको विधायक के कर्तव्य क्यों पूरे करने चाहिए, उनको विधायक का वेतन क्यों उठाना चाहिए, उनको विधायक मत का वितरण क्यों करना चाहिए, वो नैतिकता उन्होंने नहीं निभाई। यहाँ तक कि मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए। जिन मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए वो मंत्री भी इस्तीफा, जब विधायक वो नहीं रहे तो कैसे वो मंत्री का दायित्व कर सकते हैं। लेकिन वो मंत्रिमंडल की बैठकों में भी भाग लेते रहे, वो सरकारी बैठकों में भाग लेते रहे, अधिकारियों को निर्देश देते रहे और महत्वपूर्ण योजनाओं में निर्देश देते रहे, साइन करते रहे, वो सारा वो करते रहे। नैतिकता के मूल्यों का उल्लंघन करने की भी पराकाष्ठा इस पूरे कार्यकाल में देखी गई है, जिसकी बोलने में भी मर्यादा भंग की है उन्होंने बार बार, और काम करने में मर्यादाएं भंग की है। तो एक तरह से गहलोत साहब का सबसे खराब कार्यकाल ये कहा जा सकता है और उसकी दृष्टि से भी जनता सब समझ रही है। इस सोशल मीडिया के ज़माने में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। कांग्रेस बहुत बुरी तरह से इस बार हारने वाली है
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत प्रचंड बहुमत से आने वाली है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मेरा ये निवेदन। कोई प्रश्न हो तो। इस यात्रा का नेतृत्व कौन कर रहा है राजस्थान? भारतीय जनता पार्टी। कोई व्यक्तिगत चेहरा नहीं? भारतीय जनता पार्टी अपने आप में बड़ा शरा है, कमल का फूल हमारा बड़ा निशान है और ये परंपरा भी हमारी रही है। जब कभी हमारी सरकार होती है, हमारा मुख्यमंत्री होता है, तो स्वाभाविक रूप से उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। और जब मुख्यमंत्री नहीं होता है, सरकार नहीं होती है, पार्टी करती है। हमेशा ये होता है, सब जगह ये होता है, केवल राजस्थान के लिए नहीं है, सब जगह ये होता है। एक सवाल और रहेगा। पिछला लोकसभा चुनाव आपने मंदिर के मुद्दे पर लड़ा था, इस बार आपका क्या मुद्दा रहेगा इलेक्शन में? देखिए, हमारे मुद्दे कभी बदले नहीं हैं। जनसंघ की स्थापना हुई थी 1951 में, तब से लेकर हमारे मुद्दे लगभग वही है। चाहे वो धारा 370 का मुद्दा है, चाहे समान नागरिक संहिता का मुद्दा है, और ये तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए ये मुद्दा है, और सबको समान अधिकार होना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए ये मुद्दा है। ये सारे मुद्दे तो हमारे शुरू से चल रहे हैं और उनमें से कई सारे मुद्दे हमने निपटा दिए हैं, बाकी भी निपटेंगे। राम मंदिर का मुद्दा बाद में पैदा हुआ था, लगभग 35 साल पहले, और वो जन आंदोलन था, और वो ईश्वर की कृपा है कि वो जन आंदोलन अपने परिणाम तक पहुंचा। लगभग 550 साल के संघर्ष के बाद ये स्थिति आई कि राम जन्मभूमि पे मंदिर निर्माण हो रहा है, और उस का लगभग काम पूरा भी होने वाला है। ईश्वर करेगा तो फरवरी में दर्शन सबके लिए सुलभ शुरू हो जाएगा। टिकट वितरण को लेकर क्या फॉर्मूला रहेगा? जो हमेशा रहता है, हमेशा क्या रहता है? कार्यकर्ताओं से क्या रहेगा? जो जितने लायक सर्वे, पब्लिक से भी सर्वे किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं से भी पूछा जा रहा है, फ़ोन से सर्वे हो रहे हैं, व्यक्ति को बुला के पूछा जा रहा है, और अन्य माध्यमों से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी सर्वे हो रहे हैं, सब तरह से हो रहे हैं। और उसके बाद 1, 2, 3 जो होगा, टॉप जितने लायक 2-3 नाम जो हैं वो प्रदेश भेजेगा केंद्रीय चुनाव समिति को, और चुनाव समिति निर्णय करेगी। वसुंधरा राजे की इसमें क्या भूमिका रहेगी? जो हमेशा रहती है, पार्टी की नेता है हमारी, 2 बार मुख्यमंत्री रही है, 2 बार प्रदेश के अध्यक्ष रही है, अभी 2 टर्म से लगातार वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो जो उनकी हमेशा भूमिका रहती है वो इस बार भी रहेगी। पहली सूची कब तक जारी होने की संभावना? ये तो केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी, लेकिन जैसा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुआ है, जो डी और सी कैटेगरी की हमारी जो बहुत कमज़ोर है कि हम एक बार भी शायद नहीं जीते हैं, या एक आध बार कभी जीते हैं, वो डी में है, और जो पिछले 2-3 बार से हम नहीं जीत रहे वो सी में है। ऐसे विधानसभाओं की सूची हो सकता है जल्दी आ जाए, जैसा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुआ है वैसा यहाँ भी हो सकता है। बाकी निर्णय तो केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। टिकट वितरण को लेकर सर कोई गुटबाजी भी चल रही है क्या? नहीं, कभी नहीं, ना रही है, ना रहेगी। सबको सरकार लानी। शेर विधानसभा क्षेत्र में क्या लगता है आपको? व्यक्तिगत किसी एक स्थान के बारे में न तो निर्णय करने को या कुछ बोलने को अधिकृत हो, न मुझे बोलना चाहिए। फिर भी संगठन में काम कर रहे हैं तो थोड़ा आइडिया होगा। जो काम कर रहे हैं वो अपने आप आगे आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें किसी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो काम करता है वो अपने आप पार्टी के नज़र में आता है, कोई न कोई उसको देख ही रहा होता है, कोई न कोई उसका मूल्यांकन कर रहा होता है, और उस सब के आधार पर अपने आप सबको ऊपर आने का मौका मिलता है।